हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली एक सीरीज़ होगी जिसमें ना हम CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज MCQs अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं आप प्लीज़ उसमें बाइफर्केशन बताओ कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए। लाइक जैसे 2021 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में इन्होंने 2 पेपर कंडक्ट किया था, एक 5 जून को कंडक्ट किया था, एक 30 जून को कंडक्ट किया था एंड फिर 2024 में पेपर हुआ है। तो बेसिकली आप लोग को ये जानना होता है कि मैम कितने सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। इसीलिए हमने ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस की है जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऑप्ट करेंगे एंड ये बताएंगे कि किस ईयर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। जैसे आज हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन होगा और हम बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2021 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 2022 में कितने आए थे, 2023 दोनों पेपर मिला के कितने क्वेश्चंस आए थे एंड 2024 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो इससे तुम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन सब्जेक्ट्स को हम स्किप कर सकते हैं, एक ओवरऑल इनसे आइडिया लग जाएगा, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हमसे कहते हैं कि मैम सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है कि एग्ज़ाम में। नहीं, देखो 24 सब्जेक्ट्स हमारे CUET के एग्ज़ाम में है ना, एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो सारे सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जनरली ये लोग क्या करते हैं ना कि कुछ सब्जेक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन ऑप्ट करते हैं और बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रेलेवेंट है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कॉस्टिंग है, इनसे देखोगे ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो अब ये सीरीज़ हमारी आज स्टार्ट होगी एंड अप्रॉक्स 24 क्लासेस इससे रिलेटेड हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट से किस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा हम एक बात बता दें कि 2021, 22, 23 एंड 24 ये सारे ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट वो जो डिस्कस किए वो सीक्वेंस में डिस्कस किए हैं। अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो सब्जेक्ट वाइज MCQs के अकॉर्डिंग डिस्कशन होगा, ठीक है। और इस फाइल आप लोगों को कॉपी चाहिए तो वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले 2025 में, उनके लिए हमने ऑलरेडी बैचेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। हमारा एक बैच अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर एंड अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है नवंबर में। सिंपली इस बार हम कम्प्लीटली ऐप पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऐप पे जा कर के एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस सब तरह के टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, यूनिवर्सिटी वाइज मिलेगा, मतलब फुल फ्लेश। तो हर तरह की टेस्ट सीरीज़ अगर आप ये पूरा कॉम्बो परचेज़ करते हो तो आपको 7000 का पड़ेगा, ठीक है। एंड ये कोर्स का ड्यूरेशन हमने यहाँ 11 मंथ्स लिखा है, बट बेसिकली जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप इस कोर्स को रन कर पाओगे हमारे ऐप पे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऐप से डायरेक्टली जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपनी डिटेल भेजनी है, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। हमने ना अलग अलग ऑप्शंस भी रखे हैं कि जिनको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए या सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो भी अलग से इनरोलमेंट करा सकते हैं और बाकी डिटेल आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली हमें कॉल कर सकते हो, हमारा कॉलिंग नंबर भी यही है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सबको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है। 2021 में इसके 3 MCQs थे, मतलब 3 क्वेश्चंस। 75 में से 3 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, होपफुली सबको पता होगा कि 75 MCQs पूछते हैं। पहले 100 MCQs पूछता था, जिसमें 25 MCQs किसका था? मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब ये 25 MCQs भी हटा दिया है और ये 75 MCQs कॉमर्स बेस्ड होता है। तो इन 75 MCQs में से 3 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, जिसमें पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। जब भी वेल्थ की बात आएगी तो ये डेफिनेशन देगा एडम स्मिथ, ठीक। रॉबिन्स की डेफिनेशन रिलेटेड थी स्केर्सिटी से। देन इफ अ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बनता है और हम कहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आता है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे पड़ता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूटिलाइज किया।
बट अगर विद इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज 100 kg है तो हमने सिर्फ 80 kg ही यूज़ किया है, मतलब हमने अपने रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ नहीं किया है, अभी कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। क्लियर? बट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर कोई पॉइंट पड़ेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड होगी। अगर आप चाहते हो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करना तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो या रिसोर्सेज इंक्रीज हो। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज, नो। रिसोर्सेज क्या होगा? अंडर यूटिलाइज होगा, इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पॉइंट फॉल कर रहा है। नेक्स्ट, इफ अ प्राइस डिक्रीज रिजल्ट्स इन योर एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड डिक्रीजिंग योर डिमांड मस्ट बी। आप देखो यहाँ पे हमसे प्राइस और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ हमसे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन पूछ रहा है। वैसे तो हमने ऑलरेडी इस पर अलग से क्लास अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, और साथ ही साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। बट स्टिल हम यहाँ रिलेशन बता देते हैं कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है एंड वाइस वर्सा, तो उस केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, तो ईडी इज़ लेस देन 1 होगा। एंड प्राइस के बढ़ने या घटने से अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है तो ईडी इज़ इक्वल टू 1 होगा। यहाँ कह रहा है कि प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है और एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है, तो नो डाउट ईडी क्या होगा? लेस देन 1। और अगर ईडी लेस देन 1 है तो ये क्या होगा? इनइलास्टिक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, आप देखो 2022 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे आउट ऑफ 75 MCQs। लिखा है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन अचीव्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली व्हेन एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल। देखो यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग रन की बात किया है, तो लॉन्ग रन में जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब बराबर होता है। ठीक है, चाहे वो कोई कॉस्ट हो चाहे रेवेन्यू हो, सब इक्वल होता है। और ये ऑप्शन डी में दिया है, ये आई की इसको डिनोट करा है, प्राइस को, तो करेक्ट आंसर होगा डी। हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है, एक टूल और थ्योरी की और एक एप्लीकेशन की, आपको मैच करनी है। देखो अगर हम लोग डिमांड एनालिसिस की बात करें तो डिमांड एनालिसिस किसको शो करेगा? डिमांड फोरकास्टिंग, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, प्राइस एस्टिमेट और प्रॉफिट पॉलिसीज़। नो डाउट अगर डिमांड एनालिसिस है तो डिमांड फोरकास्टिंग की बात होगी। कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस है तो यहाँ पे हम कॉस्ट आउटपुट की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। कैपिटल मैनेजमेंट किसको शो करेगा? प्राइस एस्टिमेट्स को? नो, कैपिटल मैनेजमेंट बताएगा प्रॉफिट पॉलिसीज़ को, और प्रॉफिट मैनेजमेंट किसको शो करेगा? प्राइस के एस्टिमेट्स को। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट बट डिमांड इज। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अलग अलग पर्सन से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, तो अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक हो, मतलब ईडी इज़ लेस देन 1 हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है मार्केट में। क्लियर? क्योंकि ईडी इज़ लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्राइस को 10% से चेंज कर रहे हो तो डिमांड चेंज होगा बट ओनली बाय 5%। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following is a method of measuring elasticity of demand when change in price of a commodity is substantial? देखो ये भी हमने अपने ऑलरेडी डिस्कशन सेशन में बताया हुआ है, क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ ये चारों मेथड हमने अच्छे से समझाया है और ये बताया कि 8 मेथड में हमारा जो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है वो सब्सटैंशियल होता है। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट अ टाइम व्हेन आउटपुट इज राइजिंग, देन क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट किसके ऊपर है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और हमारा आउटपुट राइज कर रहा है तो उस केस में क्या होता है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी राइज करता है। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट अबव है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के और आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो नो डाउट हमारी कॉस्टिंग जो आएगी वेरिएबल कॉस्ट वो भी तो बढ़ेगी ना।
हर एक आउटपुट बढ़ाने के लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। अच्छा, हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे एक क्लास अपलोड करेंगे जिसमें ना जितने भी रिलेशंस हैं लाइक एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट के साथ, एवरेज रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, और बाकी भी जो रिलेशंस है टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू कॉस्ट का जो भी रिलेशन है, मार्केट में जितने भी हमने रिलेशंस देखे हैं वो उन सब का क्लास हम ज़रूर अपलोड करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। अबाउट 2023 पे 2023 की बात करें तो 7 MCQs थे रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीज़न है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। द गिवन गुड्स आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, येस। गिवन गुड्स क्या होता है, जैसे मान लो बाजरा है, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है ना वो होता है गिवन गुड्स। तो खुद सोचो कि अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो लोग उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा ना कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। और अगर प्राइस घटेगी तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो सस्ता हो गया है, मतलब इसकी क्वालिटी और डाउन हो गई, डिग्रेड हो गई, तो लोग उसकी डिमांड को भी घटा देंगे। जनरली यही होता है ना, ठीक है। हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब हमारी इनकम कम होती है। तो यहाँ इनकम के साथ रिलेशन नहीं पूछा है, यहाँ प्राइस के साथ रिलेशन पूछा है। तो गिवन गुड्स हमेशा याद रखना कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, बट यहाँ हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। अगेन गिवन गुड्स पर हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास डाली हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अंडर गिवन गुड द डिमांड कर्व शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स। अगर हम गिवन गुड की बात करें तो क्या डिमांड कर्व नेगेटिव रिलेशन शो करता है? नो। डिमांड कर्व तो पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो इस केस में असर्शन करेक्ट है बट रीज़न करेक्ट नहीं है। और हमने ना आप लोगों की हेल्प के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट कवर कर लेना, उसमें ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर एज पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म। देखो कंपटीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, फिर ओलिगोपोली मार्केट में, फिर डुओपोली मार्केट में, और फिर मोनोपोली मार्केट में। क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर सेलर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में अनलिमिटेड तो हम नहीं कहेंगे, फिर भी बहुत हद तक ज़्यादा होते हैं, 15, 20, 25। ओलिगोपोली में जो सेलर होते हैं वो 2 to 10 होते हैं, डुओपोली में 2 होंगे और मोनोपोली में 1। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जितने ज़्यादा सेलर होंगे वहाँ कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। अब देख लो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी पीरियड आएगा, फिर सेल्स रियलाइजेशन होगा, और फिर डिक्लाइन दैट इज़ डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिक्लाइन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डैश स्कूल ऑफ थॉट पोस्टुलेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेट करने की बात करें यूटिलिटी की, तो ये कहाँ होता है, कार्डिनल अप्रोच में। हम यहाँ कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज़ वो क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड व्हाइल इन द लॉन्ग रन दे बिकम वेरिएबल। यस, अगर हम लोग शॉर्ट रन में बात करें तो जैसे लैंड है, लेबर है। लैंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल। लेबर क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट अगर हम लोग लॉन्ग रन में बात करें ना, लंबे समय में, तो हम लैंड भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं। भाई शॉर्ट टर्म में इतना छोटा टाइम पीरियड होता है ना कि हम दूसरी लैंड खरीदने की बात नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अगर बात करें लॉन्ग रन की तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द पेमेंट टू एन इनपुट विच इज़ इन फिक्स सप्लाई इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड कासी रेंट। येस, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में लैंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बाकी सब वेरिएबल होता है, क्योंकि तुम जितने भी चाहो लेबर्स को अपॉइंट कर सकते हो, है ना। तो लैंड को जो हम पे करते हैं वो क्या होता है, रेंट ही तो होता है। तो नो डाउट दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अगेन एक असर्शन एक रीज़न।
असर्शन कह रहा है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज x1 x2 बोथ x1 डिवाइडेड बाय p2 एंड x2 डिवाइडेड बाय p1 आर पॉजिटिव। देखो ये x1 है, ये x2 है, इसका रिलेशन p2 के साथ कह रहा है और इसका रिलेशन p1 से कह रहा है। यस, अगर सब्स्टिट्यूट है, जैसे मान लो टी है और कॉफ़ी है, तो टी की प्राइस को हम किससे कंपेयर करते हैं? कॉफ़ी की डिमांड से कंपेयर करते हैं ना, और ये देखते हैं कि अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो नो डाउट यहाँ पे अगर x1 p1 और x2 p2 ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि x1 p2 और x2 p1 के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट या पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस असर्शन तो करेक्ट है। और रीज़न कह रहे हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ देम कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर प्रोवाइडेड द प्राइस ऑफ द अदर गुड इज हेल्ड फिक्स्ड। यस, अभी हमने बताया कि अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही असर्शन और रीज़न सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नाउ 2024 की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ही MCQ से रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अ फर्म्स लॉन्ग रन डिसीजन टू एंटर इन और एग्जिट फ्रॉम अ मार्केट depends upon firm's ability to manage total revenue, total cost, quantity produced, average total cost and price. Which among the best following is best suited for an entrepreneur interested to enter in the market? देखो कह रहा है कि अगर हमारा टोटल रेवेन्यू लेस होगा टोटल कॉस्ट से, अगर रेवेन्यू कॉस्ट से कम होगा तो क्या मार्केट में कभी एंटर करेंगे? नहीं। अगर हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है और ये लेस है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से, मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्या हो गया? एवरेज रेवेन्यू। ये कम है किससे? एवरेज कॉस्ट से, तो क्या मार्केट में एंटर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमारी प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तब हम एंटर कर सकते हैं। अगर हमारी प्राइस कम है तो क्या हम एंटर करेंगे? नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 रुपये लगा रहे हैं और 12 रुपये कमा रहे हैं तभी तो मार्केट में एंटर करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन सा डिटर्मिनेंट है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, नेसेसिटीज़ है, डेफिनेशन ऑफ मार्केट है, टाइम हॉरिजन है। ये सारे ही पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे कि 2021 टू 2024 कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से आए हैं। आज की हमारी क्लास में हमें इतना ही डिस्कस करना था। एंड प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो सो दैट इस सीरीज़ से आप कनेक्टेड रहो, आपको रेगुलर जो अपडेट है रिलेटेड टू दिस सीरीज़ मिलता रहे। एंड आगे भी जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी हम CUET से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना हमारे वीडियो पे, सो दैट हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, सिंपली आपको हमारे ऐप पे जाना है और क्लासेस के लिए एनरोल करा लेना है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करके चेक कर सकते हो। अगर आपको यूज़फुल लगता है हमारा टेस्ट सीरीज़ तो आप ओवरऑल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ना आपको बहुत सारा बेनिफिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे मिलेगा। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड जितना ज़्यादा आप ओवरऑल और फुल फ्लैश टेस्ट दोगे ना, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आए हो, क्योंकि हमने कम्प्लीटली ऑनलाइन सेम पैटर्न पे टेस्ट रखा है जैसे मेन एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होता है। जब आप इनकरेक्ट करोगे तो -1 होगा, करेक्ट करोगे तो +4 होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट भी मिलेगा। हर टेस्ट का PDF डिस्कशन सेशन भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।